तो बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते जी, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। कल हमने एक हाँ जी, तो आज हमने कल कवर किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा पहनना भूल गया आज मैं, पड़ा है सीट पे। चश्मा वो बेसिकली आंखों का नहीं है ना। वो चश्मा पहनता हूं मैं क्योंकि ये लाइट ज्यादा आंखों में ना चुभे, आंखें खराब ना हो। वैसे वो चश्मा उसके लिए नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आंखों खराब हो। आंखें बिल्कुल सही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। जिनको नहीं दिख रहा एक बार वो रीजॉइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। अब डेफिनेटली यहां पर आरबीआई का लोगो लगा है, तो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। देखो जी, तो हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान आप लोगों का सिर्फ अब स्क्रीन पर, बाकी बातें छोड़ दीजिए। अगर मैं किसी भी देश की बात करूं, अगर मैं किसी भी अर्थव्यवस्था या अगर मैं किसी भी इकोनॉमी की बात करूं, तो उस अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव होता है आर्थिक विकास। क्या होता है भैया? उस अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव होता है आर्थिक विकास या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है सर? आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हर देश अपने देश में आर्थिक विकास के लिए दो प्रकार की पॉलिसी बनाता है। एक बनाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी, एक बनाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, यानी कि मौद्रिक नीति, ठीक है। एक बनाता है वो फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, यानी कि राजकोषीय नीति। दो प्रकार की ये पॉलिसी बनती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक राजकोषीय नीति, एक मौद्रिक नीति, ठीक है भैया। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति बनाई जाती है, ठीक है। और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम मतलब डिस्कशन क्या चल रही है? मेरा चश्मा, यहां ध्यान दो भाई। कल पहन लूंगा चश्मा, ठीक है। भूल आया हूं सीट पे। अब क्लास छोड़ के कैसी बातें कर रहे हो आप? चलो कोई नहीं, ठीक है भैया। अच्छा जी, क्या बात है, धन्यवाद जी पूर्णिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके एग्जाम में जो मेजरली मैंने देखा है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है और राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, और इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैप्टर खत्म करके हम अगली क्लास के अंदर फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो इसी के साथ साथ
लेट्स टॉक अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में एक वर्ड छुपा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी में एक वर्ड छुपा हुआ है। वो वर्ड हमारी जिंदगी में शायद बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता है। कि आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में वो वर्ड कौन सा है जो आपको हल्के से सुनाई दे रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ जी, वेरी गुड, मनी, वेरी गुड, मनी। ठीक है, हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं, अपनी बात करता हूं, अपनी बात कर लेता हूं, ठीक है। मानो कि मेरी महीने की इनकम 50,000 रुपए है, मानो कि मेरी महीने की इनकम 50,000 रुपए है। हम अपनी इनकम को मैनेज करते हैं या नहीं करते? हम अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते? हम अपनी इनकम पर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। जैसे किसी की इनकम 50,000 है, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 20,000। अगर भारत की जीडीपी से कंपेयर करा जाए तो भारत की जीडीपी इतना बड़ा गोला और मेरे 50,000 रुपए कहीं यहां एक छोटी सी बिंदु। ये पूरी भारत की जीडीपी और इनकम, ये छोटा सा एक बिंदु, ठीक है। जब इस छोटे से बिंदु को मैनेज किया जा रहा है, हमारे 50,000 को, 1 लाख को, 2 लाख को मैनेज किया जा रहा है महीने में, तो क्या ये काम जो भारत में टोटल पैसा है या भारत की जो टोटल मनी सप्लाई है, भारत की जो टोटल मनी सप्लाई है, यानी कि मुद्रास्फीति ना, गलत हो गया। ये होता है मुद्रा आपूर्ति, ये होता है मुद्रा आपूर्ति। जो भारत की पूरी मनी सप्लाई है, भारत की पूरी मुद्रा आपूर्ति है, क्या उसको मैनेज नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको मैनेज नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाएगा। आप इंडिया को एक देश की जगह एक कंपनी मान के चलो, है ना। आप इंडिया को एक देश की जगह, आप एक इंडिया को कंपनी मान के चलो कि इंडिया ना एक कंपनी है, ठीक है। तो इंडिया अगर एक कंपनी हो तो इंडिया अपने पैसे को मैनेज करेगी ना। तो इसी प्रकार से जो भारत में टोटल मनी सप्लाई है, जो भारत में टोटल मुद्रा आपूर्ति है, उसको मैनेज करने का काम है, उसको मैनेज करने का काम है, उसको रेगुलेट करने का काम है, उसको एडमिनिस्टर करने का काम किसको दिया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मनी सप्लाई को, एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, आरबीआई मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए, आरबीआई मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी का या एक नीति का, एक पॉलिसी का या एक नीति का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये जो पॉलिसी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसी को मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहा जाता है। समझ आ गया? रेगुलेटेड क्या होता है? वेरी गुड।
रेगुलेटेड क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम बना रहे हैं, उसे हम रेगुलेटेड करना कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं उसको, कि कौन रूल बनाएगा और किसके रूल बनाने के अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स फॉलो करे जाएंगे। यहां लिखा एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर होता है किसी चीज का प्रशासन करना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करना। मैनेज मतलब मैनेज करना, है ना? समझ आ गई बात ये वाली? 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, जरा 2 मिनट ब्रेक लेंगे। डन। चलिए, बात समझ आ गई? यानी कि भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब एग्जाम में आता है 2016 से पहले भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम, या भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद किया करता था। ठीक है, 2016 के बाद आरबीआई ने अपने अंडर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण किया, यानी कि एमपीसी का निर्माण किया। अब यह कमेटी, जिसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं, अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होता क्या है। जो पढ़ाया वही होता है, थोड़ा समझेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इज एडॉप्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है। दैट कंट्रोल्स आइदर द इंटरेस्ट रेट पेएबल ऑन लोन्स और दी मनी सप्लाई। मेजरली ये मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। ठीक है, ये जो पॉलिसी हमारी, ये भारत में इन्फ्लेशन को भी टारगेट करेगी, ये भारत में इंटरेस्ट रेट को भी टारगेट करेगी,
ये भारत में प्राइस स्टेबिलिटी को भी टारगेट करेगी और ये भारत में करेंसी पर लोगों का ट्रस्ट बना रहे ये भी ध्यान रखेगी। क्या बोल रहा है ये? बड़ा अच्छा पॉइंट है ये वाला। ये कह रहा है कि हमारी जो, ये कहता है कि हमारी जो मौद्रिक नीति है, हमारी जो मौद्रिक नीति है या हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये भारत में मनी सप्लाई, ये भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा, भारत में इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है। अगला, ये भारत में प्राइस स्टेबिलिटी, जो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है, जो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है, उसको स्टेबल रखा जाए, उसको संतुलन में रखा जाए, ये इसका ध्यान रखती है। उसको स्टेबल रखा जाए, उसको संतुलन में रखा जाए, उसका काम करती है। ठीक है। इन सब की बात अगर मैं एक तरीके से जोड़कर करूं, अगर ध्यान से देखूं, ये जो इंडियन करेंसी है, उस पर लोगों का ट्रस्ट बना रहे, ये काम कर रही है। उस पर लोगों का ट्रस्ट बना रहे, ये काम कर रही है। भारत की जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे, ये वो काम करती है। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या मतलब है इस ट्रस्ट के बने रहने का या करेंसी का स्ट्रॉन्ग बना रहने का? मानो कि आप रात को सोते हो, आप सुबह सोकर उठे, कल टमाटर 20 रुपए किलो था, आज टमाटर 100 रुपए किलो है। क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ की थी, सुबह उठा वो 30 लाख की हो गई। क्या हम ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। यानी कि जिस देश के अंदर मैं रह रहा हूं, और अगर कोई भी देश जो तरक्की करना चाहता है, वहां के लोग ये चाहते हैं कि वहां की जो करेंसी है, वहां की जो मुद्रा है, उस पर वो लोग ट्रस्ट कर सकें। मतलब कि भाई, अगर आज एक बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ है, तो वो 1 करोड़ की 1 करोड़ 2 लाख 98 लाख तो हो सकती है, लेकिन वो 1 करोड़ की 30 लाख नहीं हो जाएगी। यानी कि जो मुद्रा है, जो भारत के अंदर पैसा है, उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि भारत में जो महंगाई की दर है वो भी कंट्रोल में रहे, भारत में जो वस्तुओं का और सेवाओं का प्राइस है वो भी कंट्रोल में रहे, ऐसे फ्लक्चुएशंस ना आए, ऐसे प्राइस ऊपर नीचे ना हो, मूल्य ऊपर नीचे ना हो। ठीक है। यानी कि हमारा जो रुपी है, हमारा जो प्राइस है, हमारी जो करेंसी है, वो स्ट्रोंग रहे। अगर वो स्ट्रोंग रहेगी तो उसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, ये सारी बातें आरबीआई कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा फायदा, अगर हमारी करेंसी स्ट्रोंग है, तो बाहर किसी देश में कोई देश डूब रहा है या देश ऊपर उठ रहा है, भारत का उस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2022 की ये एंडिंग की बात है। सब एक चीज बोल रहे थे
कि 2023 में हर देश के अंदर मंदी आएगी। अमेरिका, यूके, यूरोपियन सारी कंट्रीज, जापान, इन सब कंट्रीज में मंदी आने के पूरे पूरे चांसेस थे, ठीक है। लेकिन एक रिपोर्ट निकली, उस रिपोर्ट ने भी यही कहा कि भारत इज गोइंग टू बी द ओनली कंट्री जहां पर हमें रिसेशन, जहां पर हमें मंदी, जहां पर हमें इकोनॉमी गिरती हुई नजर नहीं आ रही। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ घुसा यहां पर कि कहना क्या चाह रहा हूं, या नहीं समझ आई बात? बोलो यस और नो। असमझ आ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? असमझ आ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं? डन, बहुत बढ़िया। मंदी क्या होती है? अरे मंदी का मतलब यार इकोनॉमी गिर रही है, उसे मंदी बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। इसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के अंदर, ये मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के अंदर महंगाई की दर को कंट्रोल करने के लिए, भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? पॉलिसी में कुछ टूल्स, पॉलिसी में कुछ टूल्स का नाम लिखा हुआ है, उन्हें बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। उन्हें बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टोटल 7 होते हैं, 7 का नाम लिख रहा हूं। CRR, SLR, ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं OMO। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशो, इसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, इसकी है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, ये इसकी है। CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अगर मैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके एग्जाम के अंदर मेजरली क्या आता है? आपके एग्जाम के अंदर मेजरली क्या आता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI बनाता है, आपके एग्जाम में किया आता है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपके एग्जाम में ये आता है, ठीक है। मनी सप्लाई को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है? मनी सप्लाई को मैनेज, रेगुलेट, कंट्रोल कर, एडमिनिस्टर करने का। RBI मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी बनाता है, एक नीति का निर्माण करता है, जिसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये आता है। बता रहा हूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। इसके बाद 2016 के बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जिसको MPC कहते हैं। MPC का फुल फॉर्म भी आ सकता है, मनी पॉलिसी कमेटी, मनी प्रोडक्ट कमेटी, मॉनेटरी प्रोडक्ट कमेटी, नन ऑफ द अबव। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेक्ट आंसर होगा। कब बनाई गई? 2016 के अंदर बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? जो RBI का गवर्नर है
वही मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का हेड होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। यह कमेटी किस संस्था के अंदर आती है? यह कमेटी आरबीआई के अंदर आती है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह पॉइंट आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हो क्या कह रहा है? मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल और मैनेज करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल मैनेज करना, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कंट्रोल और मैनेज करना, इकोनॉमी पर, करेंसी पर ट्रस्ट बनाए रखना, स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। ठीक है। इसके बाद ये 7 मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। 1, 2, 3, इन तीनों की फुल फॉर्म मैं काउंट भी नहीं कर सकता कि आपके एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है। उसके बाद 1, 2 और 3, इनके मीनिंग एग्जाम में कई बार आते हैं। मेजरली एग्जाम में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते। मेजरली एग्जाम में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते। ठीक है। लेकिन हम इन सब के बारे में एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति, कि भारत में टोटल मनी सप्लाई कितनी है? भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की मार्केट्स में, भारत के लोगों के पास, भारत के बैंकों में, भारत के पोस्ट ऑफिस में टोटल कितना पैसा है? उन सबको मनी सप्लाई कहा जाता है। उन सबको मनी सप्लाई कहा जाता है। करेक्ट, सिंपल। वो कहता है कि अगर भारत में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो भारत में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। फिर एक कॉन्सेप्ट है इसका उल्टा, अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए तो भारत में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये दो चीजें एक दूसरे के साथ चल रही हैं। अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो भारत में महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। अगर मनी सप्लाई गिर रही है, इन्फ्लेशन रेट गिर रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अगर आप क्लास ध्यान से सुन रहे हैं तो मैंने इस वर्ड का महंगाई का 5 से लेकर 6 बार मैंने इस वर्ड का यूज किया। सुन नहीं रहे हो? जोर ना सिर्फ डाउट पूछने में है। ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, और मेजरली ये एक्टिव नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। अगर आप रियलिटी में, इसमें सॉरी की बात नहीं है बेटा कोई, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, रियलिटी में अगर आपका एग्जाम क्रैक करने का मन है, एग्जाम क्लियर करने का मन है, ठीक है, इसको खोल कर रखो। जब क्लास ले रहे हो तो क्लास को सुनो कि आदमी क्या कहना चाह रहा है, उसको समझने का ट्राई करो, कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करो। ठीक है। जो बच्चे एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो चाहते हैं कि थाली पर सब कुछ सजा हुआ मिल जाए, कि रोटी, सब्जी, दाल, छोले, खीरा, टमाटर, प्याज सब मिल जाए। वो ये भी तैयार नहीं है कि हम जाकर प्लेट में सामान डाल लें कि खाना बना हुआ है,
किचन में जाकर सामान डाल के ले आए। ये रियलिटी है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, मेरी क्लास के बाद ये कभी भी थोड़ी देर अपने साथ 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठना और सोचना कि कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मुद्दा यहां पर यह आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पर मुद्दा यह आता है ऐसा हो क्यों रहा है। यह तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट का रीजन क्या है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि मार्केट में मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है, कि लोगों की जेब में जो पैसा है, लोगों की जेब में जो पैसा है वो बढ़ रहा है। एक बात का जवाब दो, अगर लोगों की जेब के अंदर पैसा बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। सिंपल, ठीक बोल रहा हूं ना। अगर लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये मतलब हुआ ना, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। राइट, ठीक है। अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है और मेरी जेब के अंदर पैसा बढ़ रहा है या बैंक्स के अंदर पैसा बढ़ रहा है, बैंक्स इजीली लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स इजीली लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है। आप समझ आ रही है? तो आप मुझे क्लियरली एक बात बताइए, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी? हमारी वस्तुओं को खरीदने की शक्ति बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? क्या लगता है आपको? बोलो, बढ़ेगी या घटे? इंक्रीज होएगी ना, वेरी गुड। मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, हमारी परचेजिंग पावर होती है इंक्रीज। क्या करती है? हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। राइट, बहुत बढ़िया। इस परचेजिंग पावर के बढ़ने से क्या होगा? अगर मैं ज्यादा वस्तुओं की डिमांड कर रहा हूं, अगर वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाया जा रहा है, तो वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाने से एक बहुत बेसिक रूल है कि वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है। कि भाई अगर डिमांड बढ़ेगी, यानी कि अगर मांग बढ़ेगी, तो उस वस्तु का मूल्य यानी कि उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा। ये तो क्लियर सी बात है, ये तो इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक रूल है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा। इन्फ्लेशन बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी, डिमांड बढ़ी, डिमांड के बढ़ने से वस्तु का प्राइस बढ़ा। ये वस्तु का जो प्राइस बढ़ रहा है, ये वस्तु का जो प्राइस बढ़ रहा है, इसी को तो महंगाई कहते हैं, इसी को तो महंगाई कहा जाता है। और महंगाई किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन, इसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन। ये पॉइंट समझ में आया? अब इसका उल्टा कर दो, मनी सप्लाई गिरेगी, परचेजिंग पावर घटेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट से चल रही है। आप में से किस किस को लगता है कि इन्फ्लेशन एक नेगेटिव पॉइंट है या महंगाई देश के लिए एक नेगेटिव, नकारात्मक पॉइंट है? किस किस को लगता है? वो लगता है आपको? मेरा एक दोस्त है, ही इज अ डॉक्टर, तो मैं उसके बैठा था, मैंने उससे पूछा एक बार कि यार फ्रूट्स खाना क्या हमारी बॉडी के लिए रियलिटी में इतना अच्छा होता है? वो कहता है कि अगर एक लिमिट तक फ्रूट खाओगे तो फ्रूट खाना अच्छा है, एक लिमिट के ऊपर खाओगे तो शुगर बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, मैंने कहा जूस पीना, मैंने कहा जूस पीना, कह रहा जूस दिन में 1 गिलास पी लो, 4 पियोगे तो गलत है। मैंने कहा चीनी खाना, कह रहा दिन में 5-6 चम्मच खा लो चीनी,
कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर गलत है। आज तक मैंने दुनिया में जो भी सीखा है, कोई चीज अगर हम हद से ज्यादा करते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, ठीक, हद से ज्यादा करता है, या लड़की लड़के को प्यार करती है, हद से ज्यादा करती है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव इफेक्ट देकर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चीज तुम कंट्रोल में कर रहे हो, बैलेंस्ड तरीके से कर रहे हो, मैनेज करके कर रहे हो, अगर कोई भी चीज आप तमीज से कर रहे हो, बैलेंस्ड तरीके कर रहे हो, मैनेज करके कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में वो चीज आपको तंग नहीं करेगी। तो आरबीआई यही कहता है कि अगर इन्फ्लेशन 4 से लेकर 6% के बीच में है, या वो ऐसा भी कहता है कि 4% ±2, अगर इन्फ्लेशन इसके आसपास है तो इन्फ्लेशन भारत के लिए पॉजिटिव है। 6 की 7 चली जाए तो भी पॉजिटिव है, 4 की 3 हो जाए तो भी ठीक है, 7 की 8 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10, 11, 12, 13% नहीं होनी चाहिए। डबल डिजिट में अगर इन्फ्लेशन है, यानी कि 9% पार करते ही जो महंगाई की दर है वो नेगेटिव इफेक्ट देती है, वो नेगेटिव इफेक्ट देती है। आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से भारत में बेरोजगारी कम होती है। एक होता है फिलिप्स कर्व, आपने सुना होगा, वो कहता है कि महंगाई के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है, यह कहा जाता है। तो महंगाई गलत नहीं है, महंगाई कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जरा बताओ एक बार कि भारत में महंगाई को कंट्रोल कौन करता है? भारत में महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, यह बताओ। सिंपल, बहुत सिंपल है। वेरी गुड, राइट आंसर इज आरबीआई। बहुत अच्छे। चलो अब हम बात करेंगे हमारे इन एक एक टूल्स के बारे में। हम बात करेंगे इन सब के एक एक टूल्स के बारे में, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट रहेगा ये तीनों, ठीक है। आ जाइए। रेपो रेट यानी कि रेपो दर, बैंक रेट यानी कि बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। बस अब ये क्या होता है? अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोग कहां जाएंगे? अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोग कहां जाएंगे? बोलिए। अगर आप लोगों को लोन, आप लोग बैंक के पास जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर बैंक को लोन चाहिए, लेकिन अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो बैंक कहां जाएगा? बैंक जाएगा आरबीआई के पास। बैंक जाएगा आरबीआई के पास। तो अगर बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, अगर बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आरबीआई जो बैंक को लोन देगी उस लोन पर
जो बैंक से इंटरेस्ट लिया जाएगा या जो ब्याज लिया जाएगा उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि रेपो रेट के द्वारा यानी कि रेपो रेट के द्वारा आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। लोन। अच्छा, कैमरे में कट रहा है क्या? ये कोई नहीं, पीडीएफ में लिख जाएगा। मैं बता रहा हूं क्या लिखा। ये लिखा रेपो रेट। कट रहा है क्या पूरा ऊपर ये वाला है? ठीक है ना? चलो करो फिर। क्या बोल रहा है ये कि भाई अगर रेपो रेट में आरबीआई को मतलब बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए तो आरबीआई बैंक को रेपो रेट के अंदर लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, कम समय के लिए। ठीक है, इस वक्त रेपो रेट 6.5% है। इस वक्त रेपो रेट 6.5% है। ठीक है, जब बैंक आरबीआई से रेपो रेट के अंदर लोन लेगा तो लोन के बदले वो कुछ गिरवी रखवाएगा। लोन के बदले उसे कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। और वो गिरवी क्या रखवाता है? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या रखवाता है? आरबीआई के पास गिरवी रखवाता है। आरबीआई के पास गिरवी रखवाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए। ठीक है, फिर आता है बैंक रेट। अब अगर किसी बैंक को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, लंबे समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल, तो उस केस में आरबीआई जो बैंक को लोन देगा वो बैंक रेट के अंदर देगा। वो बैंक रेट के अंदर देगा। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन दिया जाएगा उस लोन पर जो ब्याज की दर ली जाएगी उसको बैंक रेट कहा जाता है। उसको बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसको बैंक रेट कहा जाता है। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। बैंक रेट को एक और नाम है, उसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये 6.5 है तो ये 6.75% है। यहां पर हम कुछ गिरवी रखवा रहे हैं, यहां पर बैंक को कुछ भी गिरवी नहीं रखवाना, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। हमेशा बैंक रेट हमेशा बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होगी। हमेशा बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब आती है लास्ट, रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट है, वो रिवर्स रेपो रेट है। पूरे सिस्टम को उल्टा कर दो। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब बैंकों के पास पैसा बहुत सारा होता है और बैंक कहते हैं आरबीआई को कि हमसे ना ये पैसा ले लो, हमसे आप ये पैसा ले लो, हमें नहीं चाहिए, इसको रख लो। आपको किसी को लोन देना, आप लोन दे देना, नहीं तो आपका जो मन करे वो कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है, यहां तो आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है। कभी कभी बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं, कभी कभी बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं। तो जिस रेट पर, जिस ब्याज की दर पर बैंक आरबीआई को लोन देगा जिस ब्याज की दर पर बैंक आरबीआई को लोन देगा
उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमने ये पढ़ने का ट्राई किया, हमने ये पढ़ने का ट्राई किया, और हमने ये पढ़ने का ट्राई किया। ठीक है, जैसे हमारा रिवर्स रेपो रेट 3.35% की इस समय रेट चल रही है, 3.35% की इस समय रेट चल रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मेजरली 14 डेज के लिए जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देगा, वो देगा रेपो रेट के अंतर्गत। रेपो रेट के अंदर लोन लेने पे 6.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैंक को आरबीआई के पास गिरवी रखवाने पड़ते हैं कि आपका पैसा हम लौटा देंगे। बैंक रेट, अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए किसी बैंक को, तो आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन पर बैंक को लोन देगा। ब्याज की दर कहलाएगी बैंक रेट, जिसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, और ये 6.75 इंटरेस्ट है। ध्यान रखना, हमेशा बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होती है। अब इसका उल्टा रेपो रेट का, कि अगर बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, अगर बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, उस केस के अंदर जो ब्याज की दर होगी उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसको 3.35% इस समय चल रहा है। ये 6.5, 6.75, 3.35 हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होगा। ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से ऑलमोस्ट आधा होता है, या आधे से हल्का सा कम होता है, जिससे कि आरबीआई को कोई घाटा ना हो। बात समझ आ गई? आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कल हम इसी स्लाइड से क्लास को स्टार्ट करेंगे और सारे टूल्स समझेंगे और आपके सारे डाउट्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के लिए इतना हो चुका है। आप लोगों के लिए छोटी सी एक न्यूज है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था एक बात। इस संडे दोपहर को 3 बजे से लेकर दोपहर को 5 बजे तक मैं, यानी कि आपके साहिल मदान सर और आपके पवन मोरल सर एक जीएस की मैराथन ले रहे हैं, ठीक है। इस जीएस की मैराथन में आप लोगों के लिए एक छोटा सा बच्चों के लिए सरप्राइज भी है। तो 2 घंटे में लगभग 200 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इस 200 क्वेश्चन का सरप्राइज आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये आपके लिए इनविटेशन है। ये कहां होगा? ये एसएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे होगा। मेरे टेलीग्राम में मैं इसको शेयर कर दूंगा। और मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस दिन जरूर आए। अगर आपने क्लास अटेंड कर ली तो आपको जीएस में इतना फायदा होगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, राइट? तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सब लोगों को। आज के लिए इतना ही। अभी 8 बजे वाईटी पर क्लास है, सारे बच्चे आ जाइएगा एसएससी अड्डा पर, वहीं जुड़ेंगे और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। और मैं चाहता हूं कि ये चीज आप अपने दोस्तों को, यारों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं। चलिए बाय बाय, जय हिंद।